हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, मैं अपना अगली वीडियो लेके आप लोगों के पास आ चुका हूँ। जो लोग अभी 10th की एग्ज़ाम देने वाले हैं इन द कमिंग मार्च 2022 के अंदर, अब उन लोगों के लिए मैंने कहा था कि आपकी आने वाले करियर का जो ऑप्शन है वो कैसे चूज करना है। पिछली वीडियो में हमने ये सारी बातें की थी कि जब हम करियर का ऑप्शंस लेते हैं हम किस तरीके से लेते हैं, तो उसको ज़्यादा इमोशनल ना हो करके हमें थोड़े लॉजिकली सोच के उस करियर ऑप्शंस को लेना है। तो वहाँ पे हमने ये डिस्कस भी किया था कि जो हमारे पास जो 10th के बाद जो करियर ऑप्शंस हमें मिलती है वो हमारे पास तीन करियर ऑप्शंस होता है। एक होता है साइंस का ऑप्शन, एक होता है कॉमर्स का, और एक होता है आपका आर्ट्स का। तो आज मैं उस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं अपना जो पहला सीजन है वो लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारा ये कॉमर्स का स्ट्रीम है, कि कॉमर्स हमें आगे जाके किस तरीके का करियर ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो जाएगा ये, क्योंकि हम आफ्टर ऑल करियर की बातें करेंगे और ये डिसीजंस जो हम लेने वाले हैं, जो आप लोग इस बच्चे जो इसको देखोगे अभी इस वीडियो को, तो थोड़ा सा सोच समझ करके डिसीजंस लेना है। तो शायद मैं ये समझता हूँ कि जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस वीडियो को देखने में, लेकिन मेरे हिसाब से ये टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। जहाँ तक अब आपको अपनी लाइफ की, आपकी फ्यूचर के बारे में सोचना है, फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले टॉपिक की, जो हम कॉमर्स के ऑप्शन लेते हैं। जब बच्चे 10th के बाद जाते हैं कॉमर्स के ऑप्शन लेते हैं, तो क्या ये कॉमर्स एक इतना अच्छा आपको प्रोवाइड कर पाता है फ्यूचर करियर ऑप्शंस? क्या ये कॉमर्स का ऑप्शन हमें लेना चाहिए? क्या चीज़ है इसके पीछे, पहले देखते हैं इसको। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप देखो जो आपकी करियर का ऑप्शन है, तो मेरा पहला चीज़ है कि हम कॉमर्स क्यों ऑप्ट करते हैं। तो देखिए, अभी तक हमारा ट्रेडिशनली जो चीज़ चलता आ रहा था कि जब हम कॉमर्स की ऑप्शन लेते थे तो कई बच्चे ऐसे पहले सोचते थे, तो काफ़ी पुराने ज़माने की हमारी सोच होती थी कि जब बच्चा 10th कर लेता है, 10th में उसको स्कोर्स अच्छा मान लीजिए नहीं आया, या फिर उसको इतना स्कोर आ गया कि उसको साइंस में एडमिशन नहीं मिल पाती है, तो बच्चे कॉमर्स में एडमिशन लेते थे। तो मेरा ये पहला पॉइंट है कि आज हम इन 2021 में पहुंच चुके हैं, जहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि अब वो दिन गया। सो गॉन आर दोज डेज व्हेन पीपल अनेबल टू स्कोर इनफ मार्क फॉर साइंस, दे वर ऑप्टिंग फॉर कॉमर्स। ऐसा नहीं था। और दूसरा एक जो मिथ हमारा इसके ऊपर बना हुआ था कि जो ओनली बिजनेस क्लास फैमिली के लोग होते हैं, जो बिजनेस क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं, सिर्फ वही कॉमर्स ऑप्ट करते हैं, बाकी बच्चे कॉमर्स ऑप्ट नहीं करते हैं। ये बहुत ही एक पुराना सा ख्याल हम लोग के मन में चलता आ रहा था, तो जो मुझे लगता है कि आज भी कहीं ना कहीं प्रिवेल करता है इन 2021। अब हम 2022 को अप्रोच कर रहे हैं, तो तभी भी ये दिमाग, ये अभी लोगों के माइंड में चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब ये चीज़ आप दिमाग से हटा दें। कॉमर्स आज की डेट में एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन आप लोगों को प्रोवाइड करता है। जो लोग कॉमर्स में करियर ऑप्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस सबसे अभी एक ब्राइटेस्ट करियर ऑप्शन है कॉमर्स। देखिए, इट इज़ नॉट ओनली बैकबोन ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। कॉमर्स आपकी इकोनॉमी का सिर्फ एक बैकबोन ही नहीं है, ये एक अल्टीमेटली आपकी एक नेशन को बिल्ड करने का एक ऑप्शन है। अगर आपने देखा होगा, हमारी जो अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की अगर आप फ्यूचर विजन देखेंगे, तो जहाँ पे हम लोग ये बार बार कहते हैं कि हम आगे जाके हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, इसको हम कई 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन से बड़ी बड़ी बातें अभी चल रही है इसके ऊपर। तो अभी हम आगे आने वाला टाइम जो है वो प्राइवेटाइजेशन की ओर चल रही है जो करंट गवर्नमेंट है, और ये आगे पॉलिसी भी यही बनेगा कि बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन भी हमारे यहाँ होने वाला है। तो इसलिए जो कॉमर्स का करियर है, कॉमर्स का जो ऑप्शंस हैं, अभी काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी ओपन हो जाता है। अभी हाल ही में अगर आपने देखोगे तो एक अपना सर्वे कंडक्ट हुआ था 2018 में, जहाँ पे एक महाराष्ट्र में वो सर्वे कंडक्ट हुआ था। वहाँ पे कुछ आपके 17,36,000 स्टूडेंट्स, अराउंड 17.36 लाख स्टूडेंट्स दे पार्टिसिपेटेड। तो वहाँ पे कुछ 21% स्टूडेंट ऐसे थे, 21% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पे इंटरेस्ट शो किया था कि अपनी जो
हाईएस्ट करियर बनेगा, आगे जाके जो करियर बनाएंगे वो कॉमर्स में ऑप्ट करेंगे। और जब उन बच्चों को पूछा गया था, जब इनकी वो बाइफिकेशन बनाई गई थी करियर ऑप्शंस क्या क्या रखेंगे, सबसे ज़्यादा जो मिला था वो कॉमर्स को ही मिला था। तो ऐसा क्यों है, कहीं आपने सोचा कि इस तरीके की कुछ बच्चे जब सोचते हैं, वो क्यों सोचते हैं, उनका उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? क्योंकि उन लोगों ने अभी इस चीज़ को समझ चुके हैं कि आगे आने वाला जो टाइम है यहाँ पे बच्चों को क्या है, कॉमर्स में ही बहुत सारा वाइडर प्रोस्पेक्ट नज़र आता है। तो अभी अगर आप रिसेंट पॉलिसीज देखेंगे गवर्नमेंट की, जितने भी पॉलिसीज आ रही हैं, ये पॉलिसीज सारे जो है वो कॉमर्स सेक्टर को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, इतना ग्रोइंग हो रहा है आगे कॉमर्स आने वाला जो फील्ड है, ये बहुत ही अनबिलीवेबली एक फास्टर पेस पे चल रहा है। अभी आपको कॉमर्स जो है बहुत सारा करियर ऑप्शंस दे रहा है, अम्पल करियर ऑप्शंस इन द गवर्नमेंट एंड एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर्स। ऐसा नहीं है कि पहले के ज़माने में होता था, 1980 से पहले लोग कहते थे कि कॉमर्स में जो करते हैं बच्चे वो गवर्नमेंट की फील्ड में नहीं जा सकते हैं, या कई सारे आपकी गवर्नमेंट की जॉब्स उनको ऑफर नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी कॉमर्स के बच्चे हैं जो अपनी करियर कॉमर्स के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में करना चाहते हैं तो वो लोग भी कर सकते हैं। अभी काफ़ी वाइडर प्रोस्पेक्ट है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, कॉमर्स की जो ग्रेजुएट्स होंगे या कॉमर्स की जो भी स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए क्या वाइडर प्रोस्पेक्ट्स होगा, क्या क्या गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो सबसे पहला वो आपकी नज़र में आएगा वो है आपका इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, जो आपकी सिविल सर्विसेज में आता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। और उसके बाद आपकी जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज होता है, जो आईएफएस होते हैं। देन इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज जो है, इकोनॉमिस्ट के लिए, इकोनॉमिक में जो लोग करियर बनाना चाहते हैं तो वो लोग भी इसको कर सकते हैं। तो आपके पास आईआरएस, आईएएस, आईएफएस, आईएएस, ये सारे पोजीशंस अभी भी ओपन है आप लोगों के लिए। दूसरा जो मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आज हम इस तरीके की क्यों बोल रहे हैं कि कॉमर्स एक बहुत ही अच्छा फील्ड होने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देखें, पहले के ज़माने में हमारे पास में जो आईआईएम्स होते थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होते थे, सिंस 2007 से लेके अभी 2020 तक हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आईआईएम्स है वो 20 हो चुके हैं, 20 हो चुके हैं। दिस मीन्स 2007 से पहले हमारे पास में सिर्फ 6 ही आईआईएम्स हुआ करते थे। पिछले 12-13 साल में हमारे पास में 14 आईआईएम ऐड हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये देखिए तो जो हमारे आने वाले भविष्य है, जो आने वाले फ्यूचर है, गवर्नमेंट का भी यही रहता है कि हम अभी मैनेजमेंट को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो कॉमर्स को भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। किसी भी कंट्री का अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट तो कॉमर्स से ही हो रहा है आजकल। देखिए साइंस में तो क्या है, साइंस ने आपको कुछ चीज़ें बना के दे दिया, इनोवेट करके दे दिया, लेकिन आज ए कंट्री अगर आपको उस चीज़ को आगे लोगों तक पहुंचाना नहीं आता है, या लोग उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो चीज़ आपकी इकोनॉमी को नहीं आती है, तो फिर आपका इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगा। तो मेरा जो पहला वीडियो था, पिछले वीडियो में अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा तो उस वीडियो में मैंने यही चीज़ बताया था कि किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए हमें किसी एक फील्ड में नहीं, हमें सारे फील्ड में इक्वली इक्विप्ड होना पड़ेगा। तो एक जो साइंस वाला ग्रेजुएट है, जो साइंस वाले बच्चे जो करके देंगे, उसके बाद उसके पास अपने कंट्री के अंदर एक बहुत अच्छा जो कॉमर्स का बैकग्राउंड होना चाहिए, कॉमर्स का जो इक्विप्ड होना चाहिए वो एक बहुत अच्छा होना चाहिए, सो दैट आप आगे जाके उस चीज़ को ट्रेड कर पाए, उस चीज़ में आप बेनिफिट ले पाए। जितने इन्वेस्टमेंट हम रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह में करते हैं, उस पैसे को, उस रिसर्च डेवलपमेंट में हुआ खर्चे को हम यहाँ पे रिकवर भी कर सकते हैं अगर आपके पास एक अच्छा कॉमर्स सिस्टम है। ठीक है, तो अगर आप देखें, मैं आपको आईएम्स की लिस्ट दिखा देता हूँ। तो जो आईएम्स हमारे पास में था, तो पहले के ज़माने में हमारे पास में सिर्फ 14 आईएम, 6 आईएम हुआ करता था, और आज हमारे पास में ये 20 आईएम्स हैं। तो मैं अगर आईएम्स की लिस्ट देखिए तो पहले हमारा जो आईएम अहमदाबाद था, ये पहले कोलकाता, बैंगलोर, लखनऊ, कोझिकोड एंड इंदौर, ये 6 आईएम्स पहले हुआ करता था। ये इसका स्टाटस हमारे पास में था, ये आपके पास 2007 तक का स्टाटस है। मैं आपको बताऊं 2007 तक का ये स्टाटस है। 2007 तक अपने पास में सिर्फ 2007 तक हमारे पास में सिर्फ यही ऑप्शंस हुआ करता था, ये 6।
ये 6 मेरे पास 2007 से पहले हुआ करता था। अब 2007 के बाद अब हमने ये IIM शिलोंग को ले लिया, IIM रांची आ गया, आपके पास उदयपुर, त्रिची, रोहतक, हाजीपुर, नागपुर, अमृतसर, सिरमौर, संबलपुर, जम्मू। अगर आप ये इसको ध्यान से देखेंगे इस लिस्ट को, जो बाद में जो आपके पास 14 IIMs आया हुआ है, ये जो 14 IIMs है, मोस्टली अगर आप देखेंगे ये आपके जो स्मॉल टाउन्स हैं, जो स्मॉल सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे आया हुआ है। पहले के जो ज़माने में होता था ये मेट्रो सिटीज़ में होते थे आमतौर पे। आप देखिए कोलकाता, बेंगलोर, लखनऊ भी एक तरीके से आपका एक अच्छा सिटी माना जाता है। इंदौर, कोझिकोड, तो इस तरीके के 6 IIMs होते थे। लेकिन अब देखिए हम छोटे छोटे शहरों को भी टारगेट किया, जैसे आपकी रोहतक हो गया, इधर संबलपुर हो गया, सिरमौर हो गया, ये विशाखापट्टनम, नागपुर। तो यहाँ पे अभी आप इस IIMs को हम यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं, तो काफ़ी सारे IIMs अभी यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास। तो इसी लिस्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि जो हमारा जो गवर्नमेंट का अभी फोकस है वो कहाँ पर है। गवर्नमेंट की फोकस अभी है कि हम लोग जो इंडिया की जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, हमारी जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं वहाँ पे अभी डेवलपमेंट की बात हो रही है। और एक कंट्री की डेवलपमेंट तब हो पाएगा जब आपकी कंट्री एक बहुत ही अच्छी कॉमर्स सिस्टम के साथ बिल्डअप होगा। तो यहाँ से मैं आपको ये बता दूं, अगर कोई बच्चा करियर ऑप्शंस लेना चाहता है कॉमर्स में, तो अगर ये प्रोस्पेक्ट है अभी गवर्नमेंट का, जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की भी ये एक स्टैंड ले रखी है सरकार ने कि हमें इंडिया को एक वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी बनाना है, और वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी बनाने के लिए हमें अपना कॉमर्स विंग को स्ट्रांग करना पड़ेगा। जितने भी डेवलप्ड कंट्री अगर आप आज देख रहे हैं, जहाँ पे आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, आपका UK जैसा कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री है, इन लोगों की ट्रेड एंड कॉमर्स जो है बहुत ही बेहतरीन है। वो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रेड एंड कॉमर्स का, उसी की वजह से आज एक डेवलप्ड इकोनॉमी के नाम पे हम इनको जानते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर कोई बच्चा अपना लाइफ में करियर में लेना चाहता है कॉमर्स को ऑप्शन, तो बेझिझक आप ले सकते हैं। और जो मैं आपको लिस्ट दिखाने वाला हूँ ये काफ़ी आप लोगों के लिए एक्साइटिंग होने वाला है। इस लिस्ट में अगर आप देखोगे तो जो कॉमर्स का ऑप्शन मिलता है आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस देता है कॉमर्स। मैंने आप यहाँ पे कुछ लिस्ट डाउन किया हुआ है। अगर आप 10th के बाद कॉमर्स की करियर लेना चाहते हैं तो ये बड़े सारे आप लोगों के पास ऑप्शंस है। अगर आप देखो तो आपके पास जो सबसे पहला दिख जाता है कि पहले तो मान लीजिए आप 12th कर लेते हो और 11th 12th में तो आप कॉमर्स ले ही लेते हो, तो वहाँ पे इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया। आपके पास देखिए पहला आता है बैचलर ऑफ कॉमर्स, मतलब आप BCom कर सकते हो 12th के बाद। फिर आपके पास बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स का ऑप्शन ओपन हो जाता है। फिर आपके पास होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप लोग BBA के नाम पे जानते हो। देन उसके बाद आपके पास आता है आप बैचलर ऑफ LLB बन सकते हो कॉमर्स के बाद। देन आप बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स ले सकते हो। ये सारी बैचलर डिग्रीज हैं। उसके बाद जो मास्टर डिग्रीज आता है आपके पास में, आप मास्टर इन कॉमर्स बन सकते हो, जो इन जनरल आपके करियर्स हैं। फिर उसके बाद जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जो यहाँ पे मेजर है, ये आपको ट्रेडिशनली पता है कि जो एक कॉमर्स के ग्रेजुएट्स होते हैं वो आगे जाके क्या क्या कर सकते हैं। तो आपके पास जो सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है MBA का, फिर CA, फिर कंपनी सेक्रेटरीज, फिर आपकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, AICPA। तो ये मेजरली जो 6 ऑप्शंस बनता है आपके पास में, ये 6 ऑप्शंस वो है जो आपको ट्रेडिशनली मिलता है। उसके अलावा अगर आप देखें आपके पास जो आज की तारीख में जो इवॉल्विंग्स हैं, ये कुछ इवॉल्विंग करियर्स हैं। शायद आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन पहली बार मिल रहा होगा ऐसा इंफॉर्मेशन, जहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि आपको इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशंस प्रोफेशनल्स, ये नया फील्ड है। देन होटल मैनेजमेंट का फील्ड है आज हमारे पास में। देन डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग का आज बहुत ही डिमांड बना हुआ है। ये एक्चुअरियल साइंस है, स्टॉक ब्रोकिंग है, डेटा एनालिसिस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम 5G की बात कर रहे हैं, आज हम AI की बात कर रहे हैं, आज हम बॉट्स टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज पे भी आज हम कॉमर्स को आगे लेके चल रहे हैं। फिर आपकी एंटरप्रेन्योरशिप है और आपकी मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। तो ऐसे आप लोगों के पास ये बड़े सारे ऑप्शंस मिल जाता है।
अभी अगर आप देखें, मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हुआ है, कुछ करीब करीब 20 करियर ऑप्शन है। अगर आप लिस्ट को देख रहे हो तो आई थिंक जो सबसे ज़्यादा करियर ऑप्शंस किसी को मिलता है, कॉमर्स फील्ड ही देता है बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस। इतने ज़्यादा वाइडर करियर ऑप्शंस आपको कहीं पे भी नहीं मिलता। अभी मैं आने वाले स्लाइड्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कौन कौन से स्किल की ज़रूरत है, आपको क्या क्या डेवलप करना पड़ेगा, कौन कौन सी नॉलेज आपको चाहिए। देखिए, जो मेजर करियर्स होता है कॉमर्स में, जो आमतौर पे लोगों को पता होता है, वो होता है CA, CS, कंपनी सेक्रेटरीज, और आपका जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आपकी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। तो ये जो सारी चीज़ें, MBA, जो मैंने IIMs की बात कही है, ये तो ट्रेडिशनली सबको पता होता है। काफ़ी बच्चों को इसके बारे में पता होगा, जो लोग कॉमर्स में करियर ऑप्ट करना चाहते हैं। आपकी कोई सीनियर्स भी होगा, और कई लोगों ने आपको बोला भी होगा कि आप कॉमर्स कर लिए, आप CA बन जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो करियर होता है, ये बहुत ही ब्राइट होता है। इनकी जो नॉलेज होती है, ये काफ़ी नॉलेजेबल लोग होते हैं, और इन पर बहुत मेहनत से ये लोग CA बनते हैं। और एक बार जब आप CA बन जाते हो तो आपकी बड़ी इज्जत होती है मार्केट में। और अगर आप किसी जॉब फील्ड में जाते हो, और आप ये प्रैक्टिस फील्ड में भी जा सकते हो, अपने खुद की अपनी ऑडिट फॉर्म बना सकते हो। और इनकम की अगर बात करें तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आज की तारीख में है, अगर आप कहीं जॉब में जाते हो इनिशियल लाइफ में, आज फ्रेशर्स, अगर आप CA पास आउट हो के आप जॉब करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप 8 से लेकर 9 लाख के बीच आप अपना करियर की शुरुआत कर सकते हो। थोड़े से एक्सपीरियंस होने के बाद, 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद, आप 15 से लेके 18 लाख तक की आप पैकेज में जा सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बन जाते हो, आपको जैसे 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, अगर आप CA की क्वालिफिकेशन परचेस करते हो, तो वहाँ आपकी जो इनकम है वो 30 लाख पर एनम से लेके 50 लाख, 60 लाख, कहीं कहीं जगह पे 1 करोड़ तक जा सकता है। तो ऐसा आप लोगों के पास एक CA एक बहुत ही एक वाइडर पर्सपेक्ट है। दूसरा जो आपके पास में आता है वो कंपनी सेक्रेटरी। क्या आपको पता है कि जो कंपनीज वगैरह हमारे यहाँ काम करती हैं, ये सारी कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो किसी न किसी लॉ के तहत चलते हैं। तो ये लॉ को कौन सुपरवाइज करता है, इन लॉ को कौन कौन देखता है कि वो जो कंपनीज हैं ये इसी लॉ को मानते हैं नहीं मानते हैं, लॉ की सारी कंप्लायंस वो पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक कंपनी सेक्रेटरी को देखना होता है। कंपनी शेयर सर्टिफिकेट वगैरह इशू करती है, कंपनी कई सारे मीटिंग्स में एजेंडा वगैरह बनाती है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो कंपनी सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, ये देखते हैं मीटिंग्स की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये एक कंपनी सेक्रेटरी को देखना होता है। और जो मैं आपको बताऊंगा, ये जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, ये काफ़ी हाई प्रोफाइल जॉब्स होते हैं इनके। कंपनी की फॉर्मेशन से लेके कंपनी की लिक्विडेशन तक, शुरुआत से लेके एंड तक, ये हर जगह इनके इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये काफ़ी मतलब इनका जो पोजीशन होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और सेम अगर आप देखें, आज फ्रेशर्स, अगर आप CS आप बन जाते हो, कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हो, तो आज ए फ्रेशर आप यहाँ से भी करियर की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपकी जो सैलरी लाइन जो सैलरी होगी, तो वो कुछ 4.5 से 5 लाख के आसपास आप शुरू कर सकते हो। थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद, जैसे आपको 2 से 2.5 साल 3 साल के एक्सपीरियंस बन जाता है, आप 9-10 लाख तक आप पैकेज ले सकते हैं। उसके बाद जैसे आप थोड़े ऊपर हो जाते हो, आप पूरे एक्सपीरियंस बन जाते हो इस फील्ड में, तो वहाँ पे भी आपकी जो करियर है आपको 35 से 40 लाख तक का पैकेज ऑफर किया जा सकता है। तो एक ये बहुत ही वाइडर प्रोस्पेक्ट बन जाता है आपके पास CA और कंपनी सेक्रेटरी के बाद। जो तीसरा हमारे पास में है वो है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CA में। ये इक्वली उतना ही बेनिफिशियल है। ये कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं, इनका मेजर वही काम रहता है ये कि जो कंपनी के अंदर जो प्रोडक्शंस होती है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस होता है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, सारे जो कॉस्ट यूनिट्स है उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो इनका भी जो जॉब प्रोफाइल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो आपकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं, ये लोग भी काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। इनके पास भी जो नॉलेज के लिमिट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इनकी नॉलेज को देखते हुए भी अभी इनको जो कंपनियां हायर करती हैं, इनकी डिमांड काफ़ी होती है मार्केट के अंदर। ये लोग बड़े पैकेज पे ज्वाइन करते हैं। अगर आप देखें, जब फ्रेशर्स हो, अगर आप CA में पास कर लेते हो, CA में की अपनी क्वालिफिकेशंस हो जाती है,
ये सारे कोर्सेस आपको ग्रेजुएशन के बाद मिल जाता है। आजकल उनका आपका इंटीग्रेटेड भी शुरू हो चुका है। आप 12th के बाद भी इनका फाउंडेशंस वगैरह कोर्सेस होता है, उनको दे के भी आप यहाँ जा सकते हो। जो आपकी ये कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं, एक फ्रेशर है जिसने कॉस्ट अकाउंटेंट क्वालिफाई कर लिया है, तो उनकी भी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 4.5 से 5 लाख के बीच में शुरू करते हैं, और 2.5 से 3 साल 4 साल की एक्सपीरियंस के बाद ये भी 10 से 12 लाख की पैकेज तक पहुंच जाते हैं। और थोड़ा और एक्सपीरियंस जब आपको हो जाता है 8 से 10 साल बाद, जब आप एक प्रॉपर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में चले जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स की जो सैलरी होती है महीने की, तो वो भी एक मतलब 30 लाख 35 लाख 40 लाख तक ये बंदे भी जाते हैं। उससे ऊपर भी आप जा सकते हो। उसके बाद जो एक प्रॉमिसिंग करियर बनता है आज की तारीख में, वो है आपका एमबीए। ये तो एक बहुत ही ग्रीन फील्ड है, जो आपकी मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। इसके लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप जो एमबीए की करियर को ऑप्ट करना चाहते हैं, हमेशा ये कोशिश करें जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं आप वहाँ से एमबीए करें, ना कि कोई सी या डी ग्रेड के इंस्टीट्यूट्स में अगर आप घुस जाएंगे तो हो सकता है आपकी करियर उतना प्रोस्पेक्ट ना करें। लेकिन अगर आपको एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलती है, जैसे मैंने कहा आपकी आईएम्स की मैंने आपको लिस्ट दिखाया था पहले, तो अगर आईएम्स वगैरह में आपको मिल जाता है, या फिर कई सारे बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, अगर वहाँ पे अगर आप एमबीए कर लेते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे एंट्रेंस थोड़ा एंटर करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि इनकी एंट्रेंस जो होती है एमबीएस की, ये एमबीए वालों की एंट्रेंस में थोड़ी मेहनत लगती है। लेकिन जैसे आप इसमें एंटर करते हो और एमबीए क्वालिफाई कर लेते हो, तो यहाँ पे आपकी जो पैकेजेस होती है, तो वो बच्चे जो वहाँ से पास आउट होकर निकलते हैं, शुरुआत जो फ्रेशर्स होते हैं अच्छी कॉलेज से, वो 30 से 35 लाख के आसपास भी कर सकते हैं, जो आईएम अहमदाबाद के पास आउट होता है। थोड़ा सा जो नीचे की तरफ है, वहाँ पे भी आप 15 से लेके 18 लाख के आसपास की करियर की शुरुआत कर सकते हो, अगर आप ए ग्रेड कॉलेज से पास आउट हो तो। लेकिन कई बच्चों के साथ हो जाता है कि वो ए ग्रेड कॉलेज में एडमिशन नहीं भी मिलता है। मान लीजिए वो किसी लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, बी ग्रेड कॉलेजेस वगैरह में, जो बी प्लस कॉलेजेस हैं, तो वहाँ से भी एक एवरेज जो फ्रेशर्स की जो पैकेज बनता है, वो भी ऐसे आपको 5 से लेके 6 लाख के आसपास बन जाता है एज एन एमबीए। और लेकिन जो हाई एंड पैकेजेस जाता है फ्रेशर्स के बाद, जो आप एक्सपीरियंस हो जाता है, फ्रेशर्स की ये सारे पैकेज मैंने बताया, लेकिन आप जब कोई एक्सपीरियंस बन जाता है तो उसकी तो आप करोड़ों तक की पैकेज मतलब ये लोग हायर करते हैं, जो आपकी आईएम्स वगैरह से पास आउट होते हैं। और वहीं पर अगर आप कहीं बी और सी ग्रेड की कॉलेज से अगर आपने एमबीए करी है, तो फिर भी आपके एक्सपीरियंस के बाद आप कहीं ना कहीं 25 से 30 लाख के आसपास की सैलरी तक पहुंच जाते हो। तो अगर ये सारे ऑप्शंस अगर आप देखें, तो यहाँ पे जो एनुअल पैकेज की बात करूँ, तो आपको करीब करीब 5 लाख के आसपास से स्टार्टिंग करके 20 लाख पर आराम तक एक एवरेज पैकेज मिल जाता है। तो जो नॉर्मली लोग होते हैं इससे ज़्यादा भी कमा लेते हैं, जैसे मैंने कहा आपको 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ तक जा सकते हो। तो ये तो रही कुछ जो मतलब ट्रेडिशनली जो हम लोग जानते थे, कुछ मतलब पिछले कई सालों से ये ट्रेडिशनली चलता आ रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ नई चीज़ें और बताऊंगा जो कि काफ़ी फ्लोरिशिंग है, जो कि काफ़ी अभी नया है मार्केट के अंदर। तो हमें अभी कॉमर्स को इतना क्यों आज हम हाईलाइट कर रहे हैं, कॉमर्स का करियर इतना क्यों अच्छा बना हुआ है, और क्यों वो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो दिखाया था कि एकदम 21% बच्चे, जो एक सर्वे में हुआ था 17 लाख बच्चों में से 21% बच्चों ने कॉमर्स को करियर क्यों ऑप्ट किया था, क्योंकि आज इतनी फ्लोरिशिंग हो चुका है ये। तो मैं आपको भी बताता हूँ कि और क्या क्या है, एक 5 से 6 मैं आपको भी बताऊंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और नया है, इनोवेशंस अभी आ चुका है कॉमर्स के अंदर। जो सबसे पहला मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी करियर ऑप्शंस में, अपार्ट फ्रॉम दिस 6-7 वो तो है ही, ये तो कहीं नहीं गया, ये तो आपको एक बहुत ही वाइडर प्रोस्पेक्ट्स, ये तो एक बहुत अच्छा करियर अभी तक देते आ रहे थे और आगे आने वाले टाइम में और भी देते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी की अभी बहुत वाइडर प्रोस्पेक्ट बाकी है, इकोनॉमी को भी बहुत ग्रो करना है। तो इन लोगों की कंट्रीब्यूशंस हमेशा से रहा था, अब आने वाले समय पे ये रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो अभी नया आया हुआ मार्केट के अंदर, तो अब देखिए जो पहला करियर मैं आपको बताने वाला हूँ
नया करियर जो आपकी प्योर फ्लोरिशिंग टॉप करियर के अंदर मैं रख रहा हूँ वो है मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अगर आप एक बीकॉम वाले बच्चे हैं, अगर आपने बीबीए किया हुआ है, अगर आपने एमबीए किया हुआ है, तो आपके लिए ये करियर एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शंस लेके आता है जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अभी मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या होते हैं, देखिए आजकल ऐसा हो रहा है, कुछ बच्चे चाहते हैं कि बिजनेस पे जाएं, कुछ बच्चे चाहते हैं जॉब पे जाएं, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम एक एंटरप्रेन्योर बन जाएं या फिर हम एक जॉब फील्ड में चले जाएं। और दोनों की अपनी अपनी एंटरप्रेन्योर्स की और जॉब की अपनी अपनी ओन प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मुझे एक एंटरप्रेन्योरशिप जैसा मुझे एक वाइडर स्कोप मिले और एज वेल एज एक जॉब वाली स्टेबिलिटी मिले, क्योंकि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ हो जाता है कि आप लोगों को कई बार स्ट्रगल भी करना पड़ता है, कई बार रिस्क लेना पड़ता है, तो आपको लगता है कि जॉब में थोड़ी स्टेबिलिटी है। लेकिन वहीं पर ही जो बच्चे जॉब में जाते हैं उनको लगता है कि शायद एंटरप्रेन्योरशिप में जाते तो हम अपना थोड़ा अपना इनोवेशंस दिखा सकते थे, शायद जॉब में हमें उतना फ्रीडम नहीं मिलता जो फ्रीडम चाहते हैं। तो अगर ये दोनों के बीच में कुछ आपको कन्फ्यूजन है तो एक इनकी बीचों बीच एक करियर ऑप्शन आपके सामने आता है जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या है, ये आपको बिजनेस का भी अपॉर्चुनिटीज देता है, ये आपको एक जॉब की स्टेबिलिटी भी देता है। आजकल देखिए ये फाइंडिंग आउट द अपॉर्चुनिटीज दिस इज वन ऑफ द चैलेंजिंग है। ये इसका जॉब प्रोफाइल अगर देखें, ये जो आपकी मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं इनकी अगर आप जॉब फील्ड को देखें, दिस इज फाइंडिंग आउट द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस बिजनेस, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल गवर्नमेंट, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पे आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं, आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ को देखना पड़ता है, बिजनेस के चैलेंजेस को समझना पड़ता है जब आपको किसी कोई हायर करता है एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट। जो दूसरा यहाँ पे काम होता है, यहाँ पे आपको रिव्यूइंग ऑफ इंटरनल डेटा ऑफ द कंपनी, आपको कंपनी की जो इंटरनल डेटा होती है, इनकी जो बैलेंस शीट होता है, इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, ये सारी चीज़ों को आपको रिव्यू करना पड़ता है। देन इनका आउटलाइन द स्कोप ऑफ द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एचआर, फाइनेंस, आईटी, ऑपरेशंस एक्सेट्रा। जैसे आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट में हमें कुछ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। हर एक डिपार्टमेंट्स में हमारे पास जो जो काम होते हैं वो सारी काम को हमें प्रॉपरली डिफाइन करना होता है, सो दैट ये ईच एंड इंडिविजुअल वर्क जो है ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की मेन ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को मैच करें। तो फिर इस चीज़ को कौन डिफाइन करता है कि जो एक एचआर मैनेजर होगा उसका रोल क्या होगा, जो फाइनेंस मैनेजर होगा उसका रोल क्या होगा, उसको क्या करना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशंस में, वो कैसे उस चीज़ को हम इंस्टॉल करते हैं सारी चीज़ों को। तो ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट करते हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट को बताते रहते हैं, टाइम टू टाइम इनपुट देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास उतना नॉलेज होता है, उतना एक्सपीरियंस होता है कि एक कंपनी कैसे चलता है और एक कंपनी के अंदर जो जो लोग रहेंगे उनका रोल कैसे डिफाइन होगा, एक फाइनेंस मैनेजर का रोल क्या होगा, एक ऑपरेशनल मैनेजर का रोल क्या होगा। उसके बाद जो इनका जॉब प्रोफाइल में आता है वो है इनका कम्युनिकेशंस एंड कोऑर्डिनेशंस। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपकी जो कोऑर्डिनेशन स्किल्स है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए इस प्रोफाइल के लिए। तो ये तो हो गई जॉब प्रोफाइल्स के बाद जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट की जो प्रोफाइल होता है वो क्या क्या कंपनी क्या क्या चाहती है आपसे। अब आपके बाद इसके बाद जो हम देखते हैं कि इनमें स्किल्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। देखिए जो सबसे पहला होता है आपको सब्जेक्ट नॉलेज, मतलब जिस भी फील्ड में आप ये कंसल्टिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट कंसल्टिंग पे जा रहे हैं, अगर आप फाइनेंस के मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन रहे हैं, आप एचआर के मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन रहे हैं, अगर आप ऑपरेशन से आईटी के मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट पर बन रहे हैं, तो वहाँ पे उस सब्जेक्ट का आपको नॉलेज होनी चाहिए, परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट का। दूसरा जो है आपका एनालिटिकल स्किल्स, किसी भी चीज़ को एनालिसिस करने का जो स्किल है वो आपको आना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, आपको ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए हर एक चीज़ को, जो भी डेटाज वगैरह होता है, जो भी वहाँ पे प्रोफाइल्स होता है, आपको ऑर्गेनाइज करने की आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। टीम मैनेजमेंट, ये हम मैनेजमेंट में हमेशा पढ़ते हैं, तो आपकी जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं तो उनका एक टीम मैनेजमेंट स्किल होना जरूरी है, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट आप इंडिविजुअल नहीं कर सकते। ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं, मैनेजमेंट का मतलब आपका क्या होता है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, आपको दूसरे के थ्रू काम करवाना पड़ेगा, इसलिए एक टीम को मैनेज करने की स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए।
उसके बाद आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सारी आपसे रिक्वायरमेंट है। तो आप पहले रिक्वायरमेंट को समझें, इस जॉब प्रोफाइल को समझें, और ये वो जॉब प्रोफाइल है, ये आज की तारीख में बहुत फ्लोरिश करता है। काफ़ी कंपनीज हैं, काफ़ी बच्चे इससे फैसिनेटेड रहते हैं। एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करूं तो अगर आप एक फ्रेशर हैं, आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में कहीं ज्वाइन करते हैं, तो आपकी जो इनिशियल पैकेज रहेगी वो आपका 6 लाख से लेकर 7 लाख पर annum तक हो सकती है। 2 से 3 साल की एक्सपीरियंस के बाद आपका जो पैकेज बनेगा वो आपकी 9 लाख से लेकर 10 लाख तक की बन सकती है। और एक्सपीरियंस थोड़ा सा अगर आपको हो जाता है तो आपको 25 से लेकर 30 लाख पर annum तक मिल सकता है। और आप स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं कि ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं, ये कहाँ कहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आज की तारीख में मैं कुछ कंपनीज का नाम बताऊंगा, लेकिन ये लिस्ट सिर्फ एक इंडिकेटिव लिस्ट है। जो भी कंपनी का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो आप बाकी कंपनियों के बारे में भी देख सकते हो। इन कंपनी की वेबसाइट्स में जाके एक एक करके चेक कर लें इन कंपनी के प्रोफाइल्स क्या है। तो पहला जो आता है आपको मैकेंसी एंड कंपनी है, आपके पास डिलॉयट है, डिलॉयट एंड हॉस्किंस है, केपीएमजी, एक्सेंचर, बेल एंड को, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप एंड मेनी मोर। ये जो इन फील्ड में आपको एक अच्छी करियर ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेशर्स भी हो चाहे और एक्सपीरियंस भी हो, आप इस फील्ड में जा सकते हो। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट आज की तारीख में एक बहुत ही अच्छा फील्ड बना हुआ है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है, जो एक बहुत फ्लोरिश करता है आजकल, जो हमारा दूसरा है, वो है आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर। देखिए, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर एक बहुत ही रिसेंट डेवलपमेंट है। अगर आपको लगता है कि एक करियर है, एक करियर में अगर कई बच्चों को, जब आप कॉमर्स कर लेते हो, कॉमर्स में क्या होता है कि आप कई सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते आपको कुछ टर्म्स आ जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे टर्म्स आपको समझ में आ जाते हैं। क्या अगर ऐसा टर्म्स आपको फैसिनेट करता है, आपको एंटाइज करता है, कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स लाइक योर फंड मैनेजर, फाइनेंस एक्सपर्ट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक मेकर, ये कौन होते हैं, किस तरीके से कंपनियां चलती हैं, किस तरीके से इकोनॉमी चलता है, जो 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 वहाँ पे फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं, फंड कैसे रेज की जाती है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में कि बड़े बड़े आज की डेट में मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होते हैं। अभी आइडिया और वोडाफोन का मर्जर्स हुआ था, कई सारे बड़े बड़े मर्जर एक्विजिशंस होते थे। ये कैसे बन जाते हैं? अभी हमने कई सारे बैंकों को मर्ज किया, इतने सारे बैंक्स हमारे पास में थे, अभी सारे बैंक्स को हमने मर्ज कर दिया, 3 3 4 4 बैंक इकट्ठे मर्ज हो गए। तो ये मर्जर्स वगैरह जो होता है वो कैसे होता है, कौन करता है, उसके पीछे की वर्किंग्स कौन करता है कि मर्जर हमारे लिए बेनिफिशियल है नहीं है, एक कंपनी के लिए कौन डिसाइड करता है इसको। तो इसके पीछे वाले जो लोग होते हैं वो यही होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वो लोग होते हैं जो बड़े सारे इन चीज़ों पर हेल्प करते हैं। इनकी अगर आप देखें आज की तारीख में ये एक बहुत ही मतलब हाईली पेड करियर है, हाईली पेड करियर है। इनकी जॉब प्रोफाइल को देखें, करते क्या है ये लोग, इनसे मतलब जो कंपनी इनको हायर करेगी, कंपनी की एक्सपेक्टेशंस क्या रहती है इनसे। तो मेकिंग ड्यू डिलिजेंस इन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, बड़े बड़े मर्जर्स, बड़े बड़े एक्विजिशंस हो रहे हैं आज की तारीख में, आगे आने वाले पीरियड में होता रहेगा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। तो वहाँ पे भी ये ड्यू डिलिजेंस का काम करते हैं। मतलब कौन सी एसेट्स की वैल्यू कितनी है, कौन सी लायबिलिटीज़ की वैल्यू कितनी है, इनकी बैलेंस शीट, दोनों की बैलेंस शीट को कैसे मर्ज करना है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को कैसे मर्ज करना है, बाकी बिजनेसेस की एक्टिविटीज़ को कैसे मर्ज करना है, ये सारी चीज़ यही इन्वेस्टमेंट बैंकर्स देखते हैं। उसके बाद आपकी जो डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मॉडल्स का काम होता है, बिकॉज आपको बहुत सारे फाइनेंशियल मॉड्यूल्स बनाने पड़ते हैं, चेंजिंग इकोनॉमिक सिनेरियो के हिसाब से आपको ये मॉड्यूल्स डेवलप करने होते हैं। तो क्योंकि आप जब कभी इस तरीके की मर्जर्स में जाते हैं, इस तरीके की एक्विजिशंस पे जाते हैं, आपको बड़े लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ता है। आने वाले 15 साल 20 साल के लिए आपको लॉन्ग रेंज प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये लॉन्ग रेंज प्लानिंग्स के लिए ये सारे आपकी फाइनेंशियल मॉड्यूल्स को डेवलप करना पड़ता है। तो ये फाइनेंशियल मॉड्यूल्स ये लोग बनाना पड़ता है, इनको बनाना होता है। उसके बाद कैपिटल रेजिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, जो आपकी कंपनियां काम करती हैं, इनका जो कैपिटल होता है, मैं आपको पता होगा ना, कंपनी बिना कैपिटल के रन नहीं कर सकती। तो कैपिटल कहाँ से आएगा? हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस होते हैं कैपिटल रेज करने का। तो कौन सी सोर्स से हम कैपिटल को रेज करें? क्या वो डिबेंचर वाला सोर्स होगा, क्या वो इक्विटी वाला सोर्स होगा, क्या वो प्रेफरेंस वाला सोर्स होगा, कौन सी स्टोर से लेके आएंगे, ये सोर्स कौन डिसाइड करता है। अगर हमें 100 रुपये कंपनी को मार्केट से लेके आना है,
तो कहाँ से कितने पैसे लेके आएंगे ये लोग डिसाइड करते हैं। उसके बाद डिसाइड द चैनल्स ऑफ मनी रेंज, जो मनी आपके पास आता है वो कौन कौन किस किस चैनल से आएगा, ये सारी चीज़ें आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैंडल करते हैं। तो ऐसा ये इतना फ्लोरिशिंग है आज की तारीख में और इतना हाईली डिमांड है इस पर्टिकुलर जॉब की। स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट है देखिए इसमें, लॉन्ग टाइम सिटिंग हैबिट, आपको लंबे समय तक बैठ के काम करने की आदत होनी चाहिए। तो जो बच्चे को लगता है कि मैं ज़्यादा देर तक बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ इस काम को करने के लिए, तो वहाँ पे आपका करियर ऑप्शन से एक ब्राइटर बन सकता है। दूसरा, आप रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए, आपकी जो अप्रोच होना चाहिए वो रिसर्च ओरिएंटेड। ऐसा ना हो कि आप किसी की बात सुन करके उसी को आज इट इज़ मान लिए। इसमें आपकी खुद की नॉलेज, खुद की रिसर्च करना पड़ेगा। कहीं से कोई स्टेटमेंट आपको मिल जाता है, कहीं से कुछ चीज़ आपको मिलता है, तो उसको आप रिसर्च करें, उसकी तह तक जाए। तो ये आपकी हैबिट में होना चाहिए, आपके स्किल सेट में होना चाहिए। क्वांटिटेटिव स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके पास। एनालिटिकल स्किल्स होना चाहिए, किसी भी चीज़ को एनालाइज करने का जो स्किल है वो होना चाहिए। फाइनेंशियल मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, देखिए आज की तारीख में हम लोग बड़े कंप्यूटर्स के इस्तेमाल करते हैं हर एक चीज़ में। तो आपके पास जो फाइनेंशियल मॉडलिंग, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर कहा था कि डेवलप करना है फाइनेंशियल मॉडलिंग। आज हम मैनुअल मॉडल डेवलप नहीं करते, आज हमारे पास बड़े सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सॉफ्टवेयर को यूज करके आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग करना पड़ेगा। इसलिए वो मॉडलिंग की स्किल्स आपको कंप्यूटराइज स्किल्स में आना चाहिए। उसके बाद आपके पास अपडेट होना चाहिए आपको लेटेस्ट इवेंट से। देखिए आपको मर्जर्स करना है, एक्विजिशंस करना है, इसलिए आपको क्या करना है, कंपनीज की स्टडीज़ करनी पड़ेगी, एनवायरनमेंट की स्टडीज़ करनी पड़ेगी, इकोनॉमी की स्टडीज़ करनी पड़ेगी, जहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी आने वाली जो टाइम है वो किस तरीके से एक बिजनेस को मदद करेगा। इसलिए आपको जो लेटेस्ट इवेंट्स हैं उस पर अपडेट रहना पड़ेगा हमेशा। स्ट्रॉन्ग आपकी एम एस एक्सेल होनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो स्किल्स है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बनना चाहते हो। अब बात करते हैं इनकी एक्सपेक्टेड सैलरी की। जो बच्चे यहाँ पे इसको आज करियर ऑप्शन से लेना चाहते हैं, तो आपका जो फ्रेशर्स होगा उसके पास 6 से लेकर 7 लाख पर आराम आपकी करियर की शुरुआत हो सकती है। 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप 13 से लेकर 14 लाख पर आराम तक आप जा सकते हैं। अगर जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है, आप मान लीजिए आप 10-12 साल के एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो इस फील्ड में आपको बता दूं कोई लिमिट नहीं होता है, आप कुछ भी अमाउंट चार्ज करेंगे तो लोग देने के लिए तैयार हैं। ये आज की तारीख में इतना फ्लॉरिश करता है। तो अभी मैं इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि एक वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब है आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की। जहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो कि मतलब कहाँ कहाँ पे आपको ये इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, कौन कौन सी कंपनियाँ इन बच्चों को हायर करती है। वो आपका जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, यूबीएस, न्यूमोरा, फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज, ऐसे मैनी मोर से बहुत सारे आपके ऐसे और कंपनियाँ हैं जो इनको लेते हैं। ये तो फ्यू कंपनी से, आप इन कंपनी के बारे में जाके भी सर्च मार सकते हैं, इन वेबसाइट्स को जाके चेक कर सकते हैं। तो ये था मेरा दूसरा जो आपकी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है। अब इसके बाद जो तीसरा करियर बहुत फ्लोरिश करता है आज की तारीख में, वो हमारे पास में आता है एक इकोनॉमिस्ट का। अगर आप देखें इकोनॉमिस्ट आज की तारीख में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आज हमारे पास आ चुके हैं। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा फील्ड है, ये हमेशा आपको एक अच्छा करियर प्रोवाइड करता आ रहा था और आगे करता रहेगा। देखिए आप अगर आप देखते हो कि सीईओ ऑफ नीति आयोग, हमारा जो नीति आयोग है उसका सीईओ, आपकी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स, गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये सारे आपकी अच्छे से अच्छे इकोनॉमिस्ट होते हैं। तो उसके बाद आपकी जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज जो आईएएस हैं, तो ये भी आपका आज की तारीख में यहाँ से बहुत ही अच्छे इकोनॉमिक्स के क्वालिफाइड बंदे आ रहे हैं, क्वालिफाइड बच्चे आ रहे हैं। और इस आईएएस को पढ़ने के लिए एक चीज़ है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है इन इकोनॉमिक्स में, सो दिस मैंडेटरी टेस्ट कंपल्सरी। तो अगर आप इसकी जॉब प्रोफाइल को देखें, जो एक इकोनॉमिक्स में अपना करियर बनाना चाहता है, तो आप इसकी जॉब प्रोफाइल को देखें तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आपको कंपाइलेशन ऑफ डेटा, जो भी डेटा होगा कंपनी के अंदर, जो भी डेटा होगा किसी गवर्नमेंट के पास, तो वो सारे डेटा को आपको कंपाइल करना आना चाहिए, एक जगह पे करना आना चाहिए। उसके बाद आपके पास एनालिटिकल स्किल्स होना चाहिए, उस डेटा को एनालिसिस करें, फिर उसके अंदर तक जाए, उसकी इनसाइट उसको देखें, मतलब वो डेटा कहना क्या चाहता है। उसके बाद मीनिंगफुल रिपोर्ट्स बना के आप मैनेजमेंट को दें या गवर्नमेंट को सबमिट करें। उसका जो दूसरा है यहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग द करेंट चेंजेस एंड फोरकास्टिंग। एक इकोनॉमिस्ट को
जो करंट मार्केट कंडीशंस हैं, करंट इकोनॉमिकल सिचुएशन है, उसको रीड करना आना चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और आने वाले पीरियड में ऐसा क्या क्या चेंजेस हो सकता है, ऐसा क्या और प्रॉब्लम्स आ सकती है, ऐसा क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, एक कंप्लीट अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस की एक लिस्ट बना के उसको प्रोजेक्ट करके, फोरकास्ट करके, बिजनेस फोरकास्टिंग करके मैनेजमेंट को सबमिट करना है। उसके बाद प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये इकोनॉमिस्ट होते हैं जो आपको बताते हैं कि इस कौन कौन सी प्रोजेक्ट हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और advisory to companies due to change in the economic conditions of the country। इकोनॉमिक कंडीशंस देखिए चेंज होता रहता है, जैसे आपको मालूम होगा एक इकोनॉमी है, इकोनॉमी हमारा एक साइक्लिकल प्रोसेस पे फ्लो करता है, जो हमारा डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं इकोनॉमी की। कभी इकोनॉमी बूम पे होता है, कभी रिसेशन पे होता है, कभी डिप्रेशन पे होता है, कभी रिकवरी स्टेज पे होता है। तो ऐसे 3-4 स्टेजेस पे आपकी इकोनॉमी आप जो है वो मूव करता रहता है। तो यहाँ पे एक जो इकोनॉमिस्ट है इनको एडवाइजरी रोल्स अदा करना होता है। ये कंपनी की जो चेंजेस होना होता है आगे इकोनॉमी के अंदर, ये कंपनी को एडवाइस करते हैं किस तरीके से अगर आप डिसीजंस लेंगे तो आप इंसुलेटेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये सारे जॉब प्रोफाइल्स है एक इकोनॉमिस्ट की। अगर इनकी स्किल्स की मैं बात करूँ तो इनके पास होना चाहिए एनालिटिकल स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स, रिसर्च स्किल्स एंड वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल्स की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। SPSS और SAS जैसे टूल्स के आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए, जिसकी बेसिस पे आप ये सारे एनालिसिस करेंगे। अब आते हैं इनकी एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करूं तो जो एक फ्रेशर्स होगा यहाँ पे उसकी जो सैलरी होगी, आप इकोनॉमिक्स में अगर आप कुछ कोर्सेज करके निकलते हैं तो आपकी जो एक फ्रेशर्स होगा, फ्रेशर्स की सैलरी 3 से लेकर 4 लाख पर annum तक होगी, और एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आपकी ये जो सैलरी है 20 लाख पर annum तक जा सकता है। स्कोप की बात करूं तो ये एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा करियर है जहाँ पे आपको बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं आपको NSS है, नाबार्ड है, RBI है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, तो यहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है। और प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ तो आपके पास BCG, PwC, KPMG, गूगल, फेसबुक, इन्फोसिस, ऐसे कई सारी कंपनीज हैं जहाँ पे आपको एक इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत होती है और इकोनॉमिस्ट की जॉब मिल जाते हैं एक बच्चे को। उसके बाद जो नेक्स्ट करियर है जो हमें बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करता है एज ए कॉमर्स ग्रेजुएट और एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, वो है आपका मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। देखिए एक मार्केटिंग प्रोफेशनल्स आज की तारीख में हर किसी को चाहिए, चाहे वो आप छोटी सी लेकर के बड़ी कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, एक मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की ज़रूरत तो हर किसी इंसान को है। देखिए एक मैं वहाँ पे जो कोट मेंशन की हुई, जो दिखता है वो बिकता है। आज की तारीख में मार्केट में अगर आपको फ्लोरिश करना है तो आपको दिखना पड़ेगा, आपको लोगों के पास पहुँचना पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट चाहे कितनी भी अच्छी हो, आप बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बना देते हो, आपकी टेक्नोलॉजी टीम बहुत अच्छी काम करके एक प्रोडक्ट को बनाती है, लेकिन अगर आपको वो प्रोडक्ट बेचना नहीं आता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बेचने वाला काम है, या आपको रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला काम है, या कस्टमर को कुछ चीज़ कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से काम करना है, ये सारी चीज़ें आप एक मार्केटिंग प्रोफेशनल्स बताते हैं। तो एक मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए क्या क्या चाहिए, देखिए उसके लिए प्रोफाइल्स क्या होता है। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, एक अगर आपको एक मार्केटिंग प्रोफेशनल्स अच्छा बनना है तो सबसे पहले आपको ऑडियंस को समझना जरूरत है। आपके सामने जो इंसान है उसको क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है, वो आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद आपको इम्प्रूव करिए जो कन्वर्जन रेट्स की। देखिए कन्वर्जन रेट्स की मैं जब बात करूँ तो ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि देखिए कई बार हम लोग बहुत अच्छे एड कैंपेन्स लेके आते हैं तो लोगों को इम्प्रेस तो कर लेते हैं, लेकिन वहाँ से हम उनकी जो प्रोडक्ट पे उनको हम लैच नहीं कर पाते हैं। मतलब उन कस्टमर्स को हम फाइनली कन्विंस करना पड़ता है कि वो आके हमारी प्रोडक्ट को ले लें या सर्विसेज को ले लें। तो टेक्निकली हम इसको कहते हैं आपकी जो माइंड शेयर के बाद हम उनको वॉलेट शेयर कहते हैं, मतलब कस्टमर हमें फाइनली अपना पैसा दें और हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज लेता है, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जन। तो कितने कस्टमर ने आपको सुना और सुनने के बाद उनमें से कितने कस्टमर्स आपके पास फाइनली आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेने आ रहे हैं, तो ये वाला जो स्किल है इसको हम कहते हैं कन्वर्जन रेट। तो ये आपके पास होना चाहिए।
उसके बाद अंडरस्टैंड द मार्केट ट्रेंड्स। देखिए मार्केट की ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है, मार्केट में आजकल क्या क्या फैशन में है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या है, चॉइसेस क्या है, वो आपको समझने की जरूरत है। देन अंडरस्टैंड द कम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। देखिए टुडे वी आर इन वेरी कम्पिटिटिव सिनेरियो, तो वहाँ पे आपको कंपटीशंस के बारे में बहुत कुछ जानना पड़ेगा, कंपटीशन को किस तरीके से बीट करना है वो भी आपको आना चाहिए। उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द स्पीड ऑफ रेवेन्यू। आज की तारीख में हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो आपको हर एक डिजिटल चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए जो भी आपकी इस मार्केटिंग फील्ड को इम्प्रूव कर सके और अपनी कंपनी की जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू की स्पीड को इम्प्रूव कर सके। स्किल्स क्या क्या चाहिए आपको? मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट के बारे में हर एक नॉलेज होना जरूरी है। तो कैसे मिलेगा आपको? रिसर्च के तहत मिलेगा। आपको बार बार मार्केट में जाके सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। जो सबसे अहम काम होता है एक मार्केटिंग प्रोफेशनल का, वो है इसका कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन होना चाहिए। उसके बाद आपकी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ पहले से हुआ रखा है उसी को फॉलो कर रहे हैं तो आप एक गुड मार्केटर नहीं बन सकते, गुड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स नहीं बन सकते। एक आपको क्रिएटिव स्ट्रैटेजी बनना चाहिए। अब आते हैं इनकी एक्सपेक्टेड सैलरी के लिए। देखिए जो नॉर्मली आज की तारीख में BBAs होते हैं, MBAs होते हैं, यही लोग ऑप्ट करते हैं मार्केटिंग को। तो अब अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको कहीं ना कहीं 5 से लेकर 6 लाख पर annum तक की आपको जॉब ऑफर हो जाती है। 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये जो पैकेज है ये 10 से लेकर 12 लाख पर annum तक पहुंच सकता है। और जो एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये मैंने हर एक फील्ड में इसको चाहिए होता है। और यहाँ पे जो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं इनकी सैलरी 1 करोड़ पर annum तक जा सकती है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मेरे सामने कई लोगों को मैंने देखा है जिनको इतनी इतनी सैलरी ड्रॉ करते हुए। तो 1-1 करोड़ पर annum जब आपको एक्सपीरियंस बन जाता है, जब आप 10 साल 12 साल की एक्सपीरियंस बन जाते हो, तो इतना इतना पैकेज आपको मिल सकता है। स्कोप देखिए, किसी भी कंपनी का नाम लेना यहाँ पे थोड़ा नाइंसाफ़ी होगा, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा प्रोफेशन है, ये सबको चाहिए होता है, हर एक कंपनी में चाहिए होता है। लेकिन फिर भी मैं कुछ नेम मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे आपको मैंने लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, कैनन है, एप्पल है, सैमसंग है। ऐसे कई सारे कंपनीज हैं जिनको मार्केटिंग प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। तो आज की तारीख में ये एक और बहुत ब्राइटर फील्ड बना हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा मैं फील्ड रख रहा हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी नया भी है, मार्केट में आजकल फैशन में चला हुआ है, जिसको हम कहते हैं एक्चुअरीज। क्या आपको मालूम है कि जो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह होते हैं, ये इंश्योरेंस कंपनी इतने सारे क्लेम्स कैसे सेटल कर देते हैं? ये कैसे एज्यूम कर लेते हैं कि किस कंपनी के अंदर कितना नुकसान हुआ है, कौन सा फाइनेंशियल रिस्क है, कौन सा आपका मैं जो ये हो रखा है, क्लेम्स को कब सेटल करना है, कितना इवैल्यूएशंस करना है। तो ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस कंपनी को कौन बताता है, कौन इन्फॉर्मेशन देता है? क्या कंपनी के पास वाकई में इतनी नॉलेज होती है? कंपनी चलाने वाले लोगों के पास इतनी नॉलेज होती है क्या कि मतलब किसी भी लॉस को असेस कर लेते हैं, या किसी भी लॉस को वो एक तरीके से सेटल कर देते हैं? तो इनका काम जो है कौन करता है? इनके पीछे होते हैं ये एक्चुअरीज। एक्चुअली इस एक्चुअरीज को करने के लिए एक कोर्स होता है जिसको कहते हैं एक्चुअरी साइंस। तो एक्चुअरी साइंस का जो कोर्स है, इस कोर्स को करने के बाद आप एक एक्चुअरी बन सकते हो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे जो जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, जॉब की जो प्रोफाइल होती है, जो आपसे डिज़ायर होता है, वो है एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल्स इन्फॉर्मेशन। जो भी स्टैटिस्टिकल्स इन्फॉर्मेशन से उसको एनालिसिस करना आना चाहिए। कंपाइल ऑफ डेटा एनालिसिस, तो जो डेटा है उसको कंपाइल करो, उसको एनालिसिस करो। कोलैबोरेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशंस, प्लानिंग न्यू लाइन ऑफ बिजनेस, प्लानिंग इवेंट फॉर इंश्योरेंस पॉलिसीज। आपको तरह तरह के इंश्योरेंस पॉलिसीज आते हैं, स्कीम्स बनता है, तो इस स्कीम्स के लिए ये लोग पीछे से हेल्प करते हैं। मेंटेन द रिजर्व्स फॉर क्लेम्स। अब एक इंश्योरेंस कंपनी हो, आपके पास कितने क्लेम आ सकते हैं आपको नहीं पता, किसी भी दिन कितने भी क्लेम आ जाएंगे। तो इसकी वजह से जो रिजर्व को मेंटेन करके रखना है, कितना रिजर्व आपको मेंटेन करके रखना है, तो ये सारी वर्किंग करके यही लोग देते हैं, एक्चुअरीज देते हैं। स्किल्स, इसके लिए क्या क्या चाहिए? देखिए आपको स्टैटिस्टिकल स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स, क्वांटिटेटिव स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स,
कंटिन्यूस लर्निंग, ये सारी स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए। इसकी मैं अगर सैलरी की बात करूँ तो आज ए फ्रेशर्स आपको 3 से लेकर 4 लाख पर annum तक की बन जाएगी सर आपकी सैलरी। 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपकी जो पैकेज होगी वो 8 से लेकर 9 लाख पर annum तक मिल जाएगी। और आप एक अच्छी एक्सपीरियंस के बाद आपको 20 लाख से ऊपर तक की तनख्वाह आपको मिल जाएगी महीने में। अभी एक्चुअली इस फील्ड के अंदर इतना ज़्यादा फ्लोरिश नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें हमारे इंडिया के अंदर अभी सिर्फ 3 से लेकर 4% तक के लोग अपने आप को इंश्योर करते हैं। तो आने वाले पीरियड में इसका जो फील्ड है काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी ओपन है, क्योंकि अभी धीरे धीरे लोगों की एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे लोगों की एजुकेशन लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी ये इंश्योरेंस लेने की जो तादाद है वो भी बढ़ेगा, और उस हिसाब से आपकी ये जो प्रोफेशन है ये और फ्लॉरिश करता रहेगा। तो आने वाले 25 से लेकर 30 साल तक तो एटलीस्ट जब तक आप लोगों की करियर बनेगी तब तक ये एक ग्रीन फील्ड बन के ही रहने वाला है। अब बात करें इसके स्कोप की, तो आपको SBI लाइफ इंश्योरेंस, SBI जनरल इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल्स, LICs एंड अदर सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जहां पे आप अपनी कैरियर के ऑप्शंस देख सकते हैं, चूज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरियर ऑप्शंस आपको मिलता है जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, वो आज की तारीख में एक बहुत ही एक वाइडर फील्ड बना हुआ है जिसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी एनालिस्ट। ये इंसॉल्वेंसी एनालिस्ट का जो प्रोफाइल है, जो जॉब है, ये आज की डेट में इतना फ्लोरिश करता है। अगर आप देखें तो हमारे देश में आपको मालूम है कि आज कम से कम इंडिया के अंदर 13.5 लाख कंपनी है जो रजिस्टर्ड है, 13.5 लाख कंपनी, और ये कंपनियां हर साल बढ़ती जा रही है। और उनमें से हर साल कुछ 10% कंपनियां ऐसे होती हैं जो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है, मतलब जो अपने आप को ये कहती है कि अब हमारी लाइबिलिटीज ज़्यादा हो चुका है, एसेट्स कम हो चुका है, हम बिजनेस को नहीं चला सकते। अगर मैं आपको स्टैट्स की बात करूं, इसके अगर आप मैं स्टैटिस्टिक्स दूं तो अभी कुछ 13,170 केसेस जो हैं वो इंसॉल्वेंसी क्लेम्स के लिए अवेटेड हैं, जो 9 लाख करोड़ के आसपास की हैं। जो क्लेम्स अभी अवेटेड है वो NCLT के पास वेट कर रहे हैं कि अभी हमारी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर लिया जाए। ये कुछ 13,170 कंपनियां हैं जो अभी वेट कर रहे हैं। तो लेकिन इनकी क्लेम को सेटल कौन करता है, इनकी जो ये इंसॉल्वेंसी है, इंसॉल्वेंसी को रिजोल्यूशंस कौन करता है, इंसॉल्वेंसी को कौन रिजोल्व करेगा? एक हमारे पास इंसॉल्वेंसी एनालिस्ट करके ये एक नया जॉब प्रोफाइल है। ये जॉब प्रोफाइल्स पहले नहीं हुआ करता था, ये अभी पिछले कुछ 3-4 साल से उभर करके आया है। इंसॉल्वेंसी एनालिस्ट का जो पोजीशन है, जब से हमारे पास 2016 में हमारा जो IBC का एक्ट आया, IBC के एक्ट आने के बाद एक इंसॉल्वेंसी एनालिस्ट का पोस्ट आजकल काफ़ी फ्लोरिश कर रहा है। तो लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो IBC की जो प्रोफेशनल्स है बहुत ही कम है, कुछ सिर्फ 1200-1200 के आसपास के हमारे पास में IRB प्रोफेशनल्स हैं जो इस काम को करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अभी एक हाल ही में एक इंफॉर्मेशन आया हुआ था जिसमें अगर आप देखें जो ये इंसॉल्वेंसी का काम है, तो एक कंपनी को इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। इट टेक्स अराउंड, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जहाँ पे आपको 5 से लेकर 10 साल तक का टाइम लग जाता है कि इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए। तो लेकिन अभी एक हमारा एक्ट आया हुआ है IBC एक्ट, तो जहाँ पे अभी हम इसको धीरे धीरे बोल रहे हैं कि कुछ 330 डेज के अंदर आप एक क्लेम को सेटल करें। अब तो ये इतना ग्रीन फील्ड है, हर साल आपके पास ऐसी कंपनियां आती रहेंगी। अभी प्रोफेशनल्स हमारे पास काफ़ी कम पड़ रहे हैं, तो टेम्परेरीली अभी क्या किया हुआ है, जो क्वालिफाइड CA हैं, CS हैं, CMA हैं और कोई एडवोकेट्स हैं जिनको 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, अभी हम डायरेक्टली उनको ले लेते हैं IRP प्रोफेशनल्स के लिए। उनके लिए IRP कोई एग्ज़ाम्स नहीं होता है, उनकी IRP की जो कोर्सेस होता है अभी उनको कंप्लीट नहीं करने की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि वो CA, CS और CMS हैं और कोई एडवोकेट्स हैं, तो ये इन लोग जाके डायरेक्टली इस फील्ड में अपना काम चालू कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ इनकी जॉब प्रोफाइल की, जॉब प्रोफाइल क्या है, एक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशंस प्रोफेशनल्स जो इंसॉल्वेंसी को एनालिसिस करेंगे। इंसॉल्वेंसी एनालिस्ट को काम क्या होगा इनका? पहला काम, कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑफ डेटर्स, जो भी डेटर्स हैं उनकी एग्जामिन करिए, कौन सा डेटर अच्छा है, कौन सा बुरा है, किसको हम गुड डेटर कह सकते हैं, किसको बैड डेटर कह सकते हैं, कहाँ पे प्रोविजंस हमें डाउटफुल डेटर कौन होगा, ये सारी एग्जामिन करें। रिव्यू द क्रेडिटर्स एंड ट्रस्टी डॉक्यूमेंट्स,
जो जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो ट्रस्टी होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को रीड करें, उनको रिव्यू करें। देन एनालाइज डॉक्यूमेंट्स फॉर कंपाइलेशंस विद द एक्ट आईबीसी 2016। हमारे पास जो आईबीसी की जो एक्ट है, उस एक्ट की जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो कंप्लायंस है, उस कंप्लायंस को एनालाइज करें। लियाज विद द कोर्ट एंड ट्रस्टी। जो कोर्ट्स में कभी आपको बुलाया जाता है क्योंकि आपको इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करना होता है, तो इसलिए कोर्ट के साथ आपको लियाजनिंग करना आना चाहिए, कोर्ट के साथ कैसे बात करना होता है, कोर्ट में कैसे स्टैंड लेना होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। देन वेरीफाई बैंकिंग रिकॉर्ड्स एंड अकाउंटिंग बैलेंसेस। आपको अकाउंटिंग की थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए अगर आप एक इंसॉल्वेंसी एनालिस्ट बनना चाहते हैं, और आपको कंपनी एक्ट की भी थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस आईबीसी एक्ट। उसके बाद आपकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट देखिए यहाँ पे क्या है, आपकी नॉलेज ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉ, इंसॉल्वेंसी लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। जिस भी कंट्री में अगर आप काम करते हैं, मैं आपको बता दूं ये एक ऐसा प्रोफाइल है, आपको बाहर की कंट्रीज में भी कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे इसमें। तो जौन सी कंट्री में आप अगर आप काम करना चाहते हैं, उस कंट्री की जो इंसॉल्वेंसी लॉ प्रिवेल करता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज विद अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स, अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स आपको आना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफिस सॉफ्टवेयर ये आना चाहिए। एबिलिटी टू इंटरप्रेट द लॉ, सिर्फ लॉ को पढ़ने से नहीं होगा, उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, उसका जो सही इंटेंशन है वो आपको आना चाहिए। उसके बाद एबिलिटी टू एनालाइज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एबिलिटी टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट। देखिए कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता है इन केसेस में जहाँ पे जो आपकी डेटर्स होते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स रही होती है जिस वजह से बिजनेस अच्छी तरीके से रन नहीं कर पा रहा, तो उसको आपको रिजॉल्व करना है। तो इसलिए आपको एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए। एक्सपेक्टेड सैलरी देखिए, फ्रेशर्स फिलहाल जो इंसॉल्वेंसी एनालिसिस का जो पोजीशन है फ्रेशर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। जो फ्रेशर्स है अभी उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी फिर जो लेकिन 4 से 5 साल के जिनको एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं 12 से लेकर 15 लाख के आसपास के बीच में अपना करियर शुरुआत कर सकते हैं। अब थोड़े से जैसे एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, आपको 40 लाख पर एनम से लेके आप 1 करोड़ तक की पैकेज में जा सकते हैं। यहाँ पे 2 तरह की बातें होती है, एक जो इंसॉल्वेंसी एनालिस्ट होते हैं कुछ अपनी जॉब पे जा सकते हैं और कुछ इसको आज ए प्रैक्टिस बना सकते हैं, आप एक प्रैक्टिशनर्स बन सकते हो। स्कोप आपको कहाँ कहाँ मिलेगा इस इंसॉल्वेंसी एनालिस्ट प्रोफेशनल्स की तरह काम करने के लिए? केपीएमजी हो गया, प्राइस वाटर हाउस कूपर हो गया, अर्नस्ट एंड यंग हो गया और डिलॉयट हो गया, ऐसे और भी कई सारी कंपनीज हैं जो आपको बार्कले बैंक्स हैं जहाँ पे आप लोग इस कैरियर ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि आगे जाके अपना करियर बनाएंगे लेकिन अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उनको बोलूँ आप एक बार एक www.nism.ac.in एक वेबसाइट है जो आपका वेबसाइट बना हुआ है, उसका आपका बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आप विजिट करें, वहाँ पे जाके आपको और भी डिटेल नॉलेज मिल जाएगी जिन जिन लोगों को इनके बारे में और चाहिए नॉलेज। तो मैं आपको बता दूं ये 5 से 6 फील्ड में आपको जो बता दिया ये बहुत ही एक तो फ्लोरिश करता है आज की तारीख में। तो ये सारी फील्ड हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बहुत ही वाइडर पर्सपेक्ट है, अगर आप कभी कॉमर्स का ऑप्शंस लेते हैं लाइफ में तो आपको रिपेंड नहीं करना पड़ेगा और कभी भी आगे जाके ये नहीं बोलना कि सर ये कॉमर्स का ऑप्शन हमने इसलिए लिया था क्योंकि हमें साइंस में सीट नहीं मिली, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोफाइल है, ये बहुत ही अच्छा आपको करियर ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तो आगे आने वाले पीरियड में आप उतना ही पैरेलल बेनिफिट लोगे जितना कोई अदर प्रोफेशनल्स लेते हैं, कोई साइंस के बच्चे लेते हैं या फिर आर्ट्स के बच्चे लेते हैं। तो कॉमर्स इज़ नोवेयर बिलो। तो अगर आप अपना करियर उसमें लेना चाहते हैं बिल्कुल लें, बिल्कुल प्राउडफुली लें, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये फील्ड में कुछ नहीं है, और आने वाले जो 30 से 40 साल जहां आपकी करियर बनेगा आप बिल्कुल अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। मेरे समझ में आता है कि आपको अभी थोड़ा बहुत नॉलेज मिल चुका होगा, बाकी आप इस प्रेजेंटेशन को अच्छे से देखें, समझें, वीडियो को बार बार देखें, दूसरे के साथ शेयर करें, आपकी जो फ्रेंड सर्कल से उनके साथ शेयर करें, अच्छी गाइडेंस लें, अपनी करियर अच्छा बनाएं, किसी की बहकावे में ना आए। फिर से मैं यही बात करूंगा, किसी के बहकावे में ना आए, अपने करियर ऑप्शन को समझें, अपना लाइफ को समझें और डिसीजंस लें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पैशंस।